स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज की वीडियो है कि 35 साल की प्राइवेट नौकरी के बाद हर महीने आपको कितनी पेंशन मिलेगी। प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारी हमेशा रिटायरमेंट के बाद पेंशन को लेकर परेशान रहते हैं। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम चलाई है। चलिए जानते हैं कि 35 साल की प्राइवेट नौकरी के बाद हर महीने आपको कितनी पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। प्राइवेट नौकरी करने वालों को आमतौर पर यह चिंता सताती है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कोई इंतजाम नहीं है। कहने का मतलब है कि सालों तक कंपनी में नौकरी करने के बाद भी बुढ़ापा आराम से गुजरेगा कि नहीं, इसकी आशंका बनी रहती है। हालांकि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की सुविधा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए यह पेंशन स्कीम चलाता है। अभी इस स्कीम में मैक्सिमम सैलरी यानी कि बेसिक प्लस डीए और नौकरी के साथ की लिमिट तय है। जानते हैं इसे आसान कैलकुलेशन से समझते हैं कि प्राइवेट नौकरी में रिटायरमेंट के बाद किसी पेंशन आपको कितनी मिलेगी। ईपीएस में पेंशन के क्या है मौजूदा नियम, आइए हम आपको बताते हैं। ईपीएस के लिए मैक्सिमम एवरेज सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 रुपये है। साथ ही इसमें पेंशन के लिए मैक्सिमम सर्विस 35 साल तक है। कर्मचारी की 58 साल की उम्र के बाद वह पेंशन का हकदार हो जाता है। यहाँ यह जान लें कि ईपीएस पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशन के लिए कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी रहता है। 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प होता है। हालांकि पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी, इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा। कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को पेंशन मिलती है। सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा। ईपीएफओ हर महीने ईपीएफ खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% जमा होता है। एम्प्लॉयर का योगदान भी इतना ही होता है। इसमें से 8.33% राशि कर्मचारी के पेंशन फंड में जमा की जाती है और बाकी 3.67 की राशि ही पीएफ खाते में जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और डियरमेंट अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते का 12% जमा होता है, लेकिन एम्प्लॉयर की 12% की रकम दो हिस्सों में जमा होती है। एम्प्लॉयर के 12% कंट्रीब्यूशन में से 8.33% की रकम एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट में जमा होती है और शेष 3.67% की रकम ही ईपीएफ अकाउंट में जमा की जाती है। ईपीएस में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी कैलकुलेशन का आसान फार्मूला है। ईपीएस के लिए आपको औसत सैलरी मल्टीप्लाई बाय पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाय 70। यहाँ औसत सैलरी से मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए होता है जो कि पिछले 12 महीने के आधार पर निकाली जाती है। मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस 35 साल है। अब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन और नौकरी के साल पर ईपीएस कैलकुलेशन से पेंशन समझें तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 70 करने के बाद आपको 7500 रुपये यानी कि 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसका मतलब कि मौजूदा नियमों के मुताबिक ईपीएस के जरिए मैक्सिमम 7500 रुपये और मिनिमम 1,000 रुपये यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7,500 रुपये और मिनिमम 1,000 रुपये की पेंशन प्राइवेट नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट पर मिलेगी। यहाँ यह याद रखें कि ईपीएस का यह फार्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे पहले के कर्मचारियों के लिए अलग नियम है। दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों की ओर से यह मांग लगातार की जा रही है कि मौजूदा वेज स्ट्रक्चर और महंगाई दर को देखते हुए पेंशन के लिए औसत सैलरी की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। आशा करते हैं जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और साथ में अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रश्न या फिर सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।